सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे आप सब गेस करिए। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न, और ये सेल डिवीज़न पढ़ने के बाद हमारी जो कोशिका चैप्टर है, सेल चैप्टर है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को कोशिका का वन लाइनर क्वेश्चन और फिर बाद में ऑप्शनल क्वेश्चन करवाऊंगी। मैंने आपसे कहा था कि शुरू से अंत तक कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो आपको सर से पूछा जाए और इसमें आपको ना बताया जाए। तो इसके बाद वन लाइनर और ऑप्शनल पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान ने कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में हमेशा अंधेरा नहीं होता। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर आप कर्म करेंगे, अगर आप कर्म, आपका कर्म क्या है, मेहनत, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा, आपके जीवन में हमेशा अंधकार नहीं रहेगा, आप आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है मैंने आपको कोशिका के बारे में जितना कुछ बताया है, अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ा होगा, उसके बाद आप वन लाइनर और उसके बाद आप ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका किसी भी एग्जाम में, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम की बात करें, आपका कोशिका से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह मैं आपको और सारे टॉपिक भी कराऊंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक सेल डिवीज़न। ये हमारा कंटेंट है, मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे, कुछ खोजकर्ताओं के नाम भी पढ़ेंगे, और हम स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है, यानी कि कोशिका विभाजन। तो देखिए, कोशिका विभाजन दो प्रकार के, यहाँ पे आपको दिया है कोशिका विभाजन दो प्रकार के थे, लेकिन कोशिका विभाजन एक्चुअल में तीन प्रकार के होते हैं। एक एमाइटोसिस होता है, मायोसिस होता है और मियोसिस होता है। एमायोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, तीन प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पे दो दिया है, पहले हम देख लेते हैं एमायोसिस, जो मैं आपको बता रही हूँ, एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या होता है। ये बहुत सिंपल सा फेज होता है एमाइटोसिस का। इसमें कोशिका दो भागों में टूट जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है और कुछ पदार्थ देखने को मिलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो वही दो भागों में टूट जाते हैं। ये कोशिका विभाजन जो होता है, ये जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव, प्रोकैरियोटिक में होता है। ये सबसे आसान विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और दो भागों में टूट जाता है। एमाइटोसिस जो है, इसमें क्या होता है, एक मान लीजिए मदर सेल है, यानी कि मात्र कोशिका है, इसका आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो ये बीच से धंसने लगता है, ऐसे धंसने लगता है, और जब बीच से ये ऐसे धंसने लगता है तो यहीं से ये दो भागों में टूट जाता है। यही प्रोसेस एमाइटोसिस की कहलाती है। ये सबसे सिंपल प्रोसेस होती है। ये जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए, आपको जो मोस्टली पढ़ना है वो पढ़ना है माइटोसिस और मियोसिस, यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ना है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो देखिए, समसूत्री विभाजन जो होता है, ये 99% विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। इसे कायिक कोशिका कहते हैं। कायिक यानी हमारा शरीर जिस काया से मिलकर बना हुआ है उसे कायिक कोशिका कहते हैं। कायिक को इंग्लिश में सोमैटिक सेल कहते हैं। यह हमारा शरीर जिस काया से मिलकर बना हुआ है उसे कायिक कोशिका कहते हैं। यानी कि 99% कोशिका विभाजन, 99% कोशिका विभाजन माइटोसिस कोशिका विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीजन से होता है। 1% आपका मियोसिस होता है। वो 1% क्या होता है मियोसिस में, तो वही आपकी जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो मियोसिस यानी अर्धसूत्री में भाग लेती हैं। बाकी आपके शरीर में कहीं चोट लग गया, कहीं टूट फूट गया, कहीं कुछ भी हो गया, तो उसमें जो कोशिकाएं भाग लेती हैं वो समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा भाग लेती हैं। ठीक है, 1% को छोड़कर, यानी कि ओवम और स्पर्म, 1% को छोड़कर बाकी पूरे शरीर कायिक कोशिकाओं का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहता है, ऐसा इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन क्या है, देखिए, एक सेल है, ठीक, ये टूटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करेंगे, दो डॉटर सेल का। और अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम रहेगा और इसमें भी 46 क्रोमोसोम रहेगा। यही आपका समसूत्री विभाजन कहलाता है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या समान है।
तो ये क्या हो गए, ये समसूत्री कोशिका विभाजन हो गया, यानी कि माइटोसिस हो गया। ठीक है, इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। ये टूटती कैसे हैं, तो इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कभी कभी आपसे एग्जाम में इनका क्रम लगाने के लिए भी पूछ लेता है कि जो समसूत्री विभाजन के समय प्रोसेस चलती है, जो फेज होती है, वो कौन कौन सी होती हैं, इनको क्रम से लगाइए। तो देखिए इसको याद करने के लिए देखिए इंटर यानी किसी चीज़ में पहले सबसे इंटर करना सबसे पहला प्रोसेस होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले इंटर करेंगे, तो इंटरफेज सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, इंटरफेज। मान लीजिए इंटरफेस सबसे पहला, और टेलोफेज टेल यानी कि पूछ सबसे लास्ट में होती है। टेलोफेज, इंटरफेज और टेलोफेज ऐसे याद हो गया कि सबसे पहला क्या हो गया, इंटरफेज, और पूछ, और लास्ट वाला क्या हो गया, टेलोफेज। ठीक है, मेटा यानी बीच होता है, मेटा यानी बीच होता है। तो बीच का जो प्रोसेस होता है उसे मेटाफेज कहते हैं, बीच का जो प्रोसेस होता है उसे मेटाफेज कहते हैं। फिर आपका रह गया प्रोफेज और एनाफेज। प्रोफेज देखिए इंटर, जब आप किसी चीज़ में इंटर करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई सिंपल सी मोबाइल है, तो आपके पास एक इंटरफेस है, और उसी जैसे मान लीजिए आपके पास वीवो का फ़ोन है, वीवो कुछ भी Z1 आ गया आपके पास, Z1, तो Z1 प्रो, उसके बाद Z1 प्रो लॉन्च होता है। पहले इंटर होता है, फिर प्रो लॉन्च होता है। तो सेकंड फेज क्या है, प्रो। थर्ड फेज मेटा, फोर्थ फेज एना, और फिफ्थ फेज टीलोफेज होता है। प्रो फेज, मेटाफेज, इंटरफेज, टीलोफेज। प्रो फेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक, अब देखिए ये होते क्या है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है उसको हम समझते हैं। तो देखिए ये इंटरफेज भी आपका 3 भागों में डिवाइड होता है। इंटरफेस के कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, एक G0, एक G1 और एक GS। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है, जो आपका G0 होता है यानी कि आराम चरण इसे कहते हैं। इंटरफेज में ही ये 3 चरण होते हैं। इंटरफेज में कितने चरण होते हैं, 3 चरण। अभी जो G0 है इसे आराम फेज कहते हैं। ठीक है, आराम फेज यानी कि कोशिका विभाजन के लिए ना तो विभाजित के होने के लिए तैयार रहती है और ना इसमें विभाजित होती है। ये सबसे रिलैक्स फील है, मतलब आप अभी रिलैक्स कर रहे हैं, आप पढ़ने के लिए उठे नहीं हैं, ना उठने की सोच रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आराम से सो रहे हैं। उसी तरह कोशिका ना अभी विभाजन कर रही है, ना विभाजन के लिए खुद को तैयार कर रही है, G0 फेज में। ठीक है, फिर आता है G1 फेज। इसमें कोशिका चयापचय रूप से सक्रिय होती है और इस चरण के दौरान लगातार बढ़ती जाती है, यानी कि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। यानी कि आप बिस्तर पे अभी तक लेटे थे, G0 फेज में थे, अब आप बिस्तर से उठने की कोशिश करें, अब आप सोच रहे हैं कि मुझे उठ के पढ़ना है, तो ये G1 हो गया, मतलब कोशिका सोच रही है, मेटाबॉलिक क्रिया कर रही है। जिस तरह आपके दिमाग में चलने लगता है कि अब मुझे उठना है, टाइम हो गया, मुझे पढ़ना है, उसी तरह कोशिका में भी मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू हो गई है G1 में। अब आता है एस चरण। एस चरण यस फेज, इसे सिंथेसिस कहते हैं, सिंथेसिस फेज। फर्स्ट वाला G1 क्या हो गया, रेस्टिंग फेज, ये 0 चरण रेस्टिंग फेज। फिर आता है एस चरण यानी कि सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए प्रकृति या संश्लेषण इस चरण के दौरान होता है, यानी कि डीएनए का जो होता है वो संश्लेषण होने लगता है, रिप्लिकेशन होने लगता है। सबसे पहले जानते हैं जब इंटरफेज की क्रिया होती है, इसमें डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। सबसे बड़ी अवस्था यही होती है, और ये क्या करता है, डीएनए का निर्माण। तो जो डीएनए का निर्माण सिंथेसिस होने प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये इसी में एस चरण में स्टार्ट हो गया। फिर आता है G2 चरण यानी गैप 2 चरण। इसमें प्रोटीन संश्लेषण इस चरण में होता है। अब किसमें, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य हो रहा है। फिर हो रहा है काइसेट स्टेज, ये कोशिकाएं जो आगे विभाजन से नहीं गुजरती हैं, G1 चरण से बाहर निकल जाती हैं और इस निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश करती हैं। इस चरण को कोशिका चक्र के अर्धचंद्राकार चरण G0 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए जो कोशिकाएं एक्टिव हैं, जिनको कोशिका विभाजन में भाग लेना है, वो तो काइसेट चरण में भाग लेती हैं, लेकिन जो कोशिकाएं डीएक्टिवेट हो गई, मर गई, उनका आगे कोई एम नहीं है, वो यहीं से खत्म हो जाती है, बाहर हो जाती है। ठीक है, फिर लास्ट चरण होता है यम चरण, या वह जगह है जहां वास्तविक कोशिका विभाजन होता है। और इस चरण में 2 प्रमुख चरण अर्थात साइटोकाइनिन और कैरियोकाइनेसिस जैसी प्रक्रिया होती है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस जैसी प्रक्रिया होती है। ठीक है, इतना कुछ आपको नहीं समझना, आपके एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपसे 0 से अपर तक बताने का प्रॉमिस किया, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बेसिक से बता रही हूँ। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन में कितनी अवस्था होती है, 5।
इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसमें इंटरफेज का क्या कार्य है, तो यह सबसे बड़ी अवस्था होती है, डीएनए का इसी में निर्माण होता है और इसी में क्रोमोसोम अलग हो जाता है। तो क्रोमोसोम अलग होने की प्रक्रिया होती है, ये इसी इंटरफेज में होती है। फिर आपका आता है प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है, तो प्रोफेज इसमें स्पेंडल फाइबर, मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ये सब पहले ही बता दिया कि कैसे सेल डिवीजन होता है, कैसे स्पेंडल फाइबर बनता है, ये सब मैंने आपको बताया है। इसमें जो स्प्लेंडर फाइबर होता है इसका निर्माण प्रारंभ होता है और केंद्रक का विभाजन हो जाता है। अभी तक क्या हुआ, क्रोमोसोम अलग हो गए। मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ठीक, ये कोई कोशिका है, इसमें मान लीजिए ये केंद्रक है, ठीक, ये केंद्रक है। और मैंने क्या बताया, इंटरफेज में क्या होता है, इसमें पाया जाता है डीएनए, इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया गया और इसी डीएनए में आपका क्रोमोसोम पाया जाता है जो थ्रेड टाइप कहते हैं। यहाँ इंटरफेज में इन दोनों का विभाजन हो गया, डीएनए और इसका विभाजन हो गया। अब क्या हो रहा है, प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर बनना स्टार्ट हो गया। ये क्रोमैटिन थ्रेड आपस में सिकुड़कर स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि क्रोमैटिन थ्रेड आपस में सिकुड़कर स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होते हैं और ये प्रक्रिया प्रोफेज में होती है और इसी से केंद्रक का विभाजन हो जाता है। प्रोफेज में क्या होता है, स्प्लेंडर फाइबर बनते हैं और केंद्रक का विभाजन हो जाता है। इंटरफेज में क्या होता है, इसमें डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। फिर आता है आपका तीसरा मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, इसमें स्प्लेंडर फाइबर निर्माण पूर्ण हो जाता है और अध्ययन की सुविधा अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। बीच वाली अवस्था कभी भी आप देखेंगे तो हमेशा अध्ययन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बीच का कोई चीज समझ ले रहे हैं तो उसके आगे का और उसके पीछे का निष्कर्ष अपने आप निकाल लेंगे। इसीलिए मेटाफेज को कहा जाता है कि यह अध्ययन की सुविधा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, इसमें स्प्लेंडर फाइबर जो है वो पूरी तरह से बन गया है। ये कोशिका है, ये अब यहाँ से स्प्लेंडर फाइबर जो बना है वो पूरी तरह से इसका निर्माण हो गया है, ठीक। फिर आता है आपका एनाफेज। एनाफेज बहुत छोटी अवस्था होती है, यानी कि ये सबसे छोटी अवस्था होती है और इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिकांग अंग अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, ये स्प्लेंडर फाइबर जब इसको काटता है तो ये सेंट्रोमियर से चिपक कर एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। याद करिए, मैंने आपको बताया था इसके पहले, सेंट्रोमियर खींचने लगते हैं। वही प्रक्रिया इसमें होती है एनाफेज में कि क्रोमोसोम दो भागों में बढ़ जाता है और अपने अपने ध्रुवों की ओर चला जाता है। सबसे लास्ट फेज इसका होता है टीलोफेज। ये सबसे अंतिम अवस्था होती है और इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण होता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जा रहा है। मतलब इंटरफेज में क्या हुआ, इंटरफेज सबसे बड़ी अवस्था है, इसमें डीएनए का निर्माण हुआ, क्रोमोसोम अलग हुआ। प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर बना और केंद्रक का विभाजन हो गया। मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर पूर्ण हो गया और एनाफेज में स्प्लेंडर फाइबर ने क्रोमोसोम को दो भागों में तोड़ दिया और क्रोमोसोम अपने अपने ध्रुवों की ओर चले गए। वो जो दो भागों में टूटे हुए पार्ट थे, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए प्रोफेज, इंटरफेज यहाँ से गायब हो गया है क्योंकि इंटरफेज ये सबसे बड़ी अवस्था होती है और इसमें डीएनए टूटता है, ठीक है, डीएनए टूटता है। प्रोफेज में क्या हुआ, स्प्लेंडर फाइबर बना, देखिए ये धागे नुमा संरचना आपको दिख रही है, ये देखिए धागे नुमा संरचना, यही स्प्लेंडर फाइबर है। स्प्लेंडर फाइबर बना और क्या हुआ, स्प्लेंडर फाइबर बना और केंद्रक का विभाजन हो गया। देखिए आपको यहाँ पे केंद्रक हल्का हल्का टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इस वाले चित्र में देखिए केंद्रक टूटा। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर पूरी तरह से पूर्ण हो गया। मेटाफेज में, एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में ये दोनों टूट गए, देखिए दोनों टूट गए। और टीलोफेज में ये दोनों अपने अपने ध्रुवों की ओर चले गए। टीलोफेज में ये दोनों अपने अपने ध्रुवों की ओर चले गए। समझ में आ गया, इस चित्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब आपको मैं बता दूं, जो कोशिका में होने वाली निरंतर टूट फूट होता है, जो हमारी कोशिकाओं में लगातार टूटता फूटता, कहीं चोट लग गया, कहीं कुछ लग गया, ये जो कोशिका टूटती रहती है उसी में ये समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। छिपकली का पूंछ तथा चूहे का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आता है। आपसे पूछा जाएगा कि छिपकली का पूंछ जो होता है वो कौन से सेल डिवीजन करता है जो दोबारा निकल आता है, तो समसूत्री यानी कि माइटोसिस, ठीक है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई कौन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। और छिपकली और चूहे का पूंछ दोबारा जो विकसित होता है कौन से विभाजन से, समसूत्री। उम्मीद है आपको समसूत्री यानी कि माइटोसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज क्या है ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे, एक मिनट,
अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो अर्धसूत्री विभाजन बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये केवल जनन कोशिकाओं में होती है, इसमें केवल ओवम और स्पर्म भाग लेता है। यह विभाजन केवल जनन सेल में होती है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो 2 डॉटर सेल बना, तो उसमें भी 46 और 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे। माइटोसिस में मैंने यही प्रक्रिया बताई आपको। फिर मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये मियोसिस है, यहाँ पे 46 है, तो इसके जो 2 डॉटर सेल है उसमें ये संख्या होती है 23 और 23 की। ये क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। माइटोसिस में ये क्रोमोसोम 46 है तो ये भी 46 और 46 ही रहेंगे, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, अगर ये 46 है तो ये आधी आधी हो जाएंगी, 23 23 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? यही अंतर होता है समसूत्री और अर्धसूत्री में। अब देखिए अर्धसूत्री के क्या कार्य हैं। इसमें एक मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। अब देखिए ये 4 पुत्री कोशिकाओं में कैसे बढ़ जाती है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। देखिए 1 मिनट मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक मेल सेल है, एक फीमेल सेल है, ठीक है। एक मेल सेल है, एक फीमेल सेल है। इसमें सब में 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे भी 46 होगा और यहाँ पे भी, एक मिनट, यहाँ पे भी 46 होगा और यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। 46 क्रोमोसोम हो गए। अब देखिए इसमें क्रोमोसोम जो होता है, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है ऑलोसोम। उसी तरह से फीमेल में भी होता है ऑटोसोम और होता है ऑलोसोम। ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, ऑटोसोम और ऑलोसोम। तो देखिए ये 46 जो है, ये 44 तो सेम रहते हैं। ये 44 शरीर निर्माण में काम लेते हैं, जो समसूत्री विभाजन में भी यूज होते हैं। ये इनके भी 44 ये समसूत्री विभाजन में यूज होते हैं, ये शरीर निर्माण में काम में आते हैं। लेकिन ये जो 2 हैं यही दोनों अलग होते हैं। ये दोनों जो हैं यही दोनों अलग होते हैं। ये मेल में XY के रूप में होते हैं और फीमेल में XX के रूप में होते हैं। मेल में कैसे होते हैं, XY के रूप में, और फीमेल में XX के रूप में होते हैं। इन्हें ऑलोसोम क्रोमोसोम कहा जाता है, ऑलोसोम क्रोमोसोम। अब देखिए जब यहाँ से कोशिका विभाजन होता है, ये 44 और ये 2, ये 44 और ये 2, 46 हो गए टोटल, ये भी 46 हो गए। अब यहाँ से कोशिका विभाजन जब होगा तो यहाँ से 22 कोशिकाएं आ जाएंगी, यहाँ से भी 22 कोशिकाएं आ जाएंगी। 22 कोशिकाएं यहाँ से, 22 कोशिकाएं यहाँ से आ गई। अब ये कितने हो गए, 44 कोशिकाएं हो गई। हमें चाहिए कितना, 46। अब 2 देखिए, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से। यहाँ से मेल से अगर X आया और फीमेल से X, फीमेल में X ही होता है तो ऑलवेज यहाँ पे X ही आता है। अगर मेल से आपका X कोशिका आ गई, X कोशिका आ गई और फीमेल से आपका भी X कोशिका, तो यहाँ डॉटर सेल का निर्माण होता है, यानी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अगर मेल से आपका Y आ गया, Y यानी कि मेल, मेल को दर्शाता है, और यहाँ से X आएगा ही, तो यहाँ पे बॉयज यानी कि बॉय सेल का निर्माण होता है। इतना समझ में आ गया। XX गर्ल के लिए, XY बॉय के लिए होता है। अगर यहाँ से Y आ गया तो बॉय बन जाएगा, अगर यहाँ से X आ गया, यहाँ से भी X आ गया, गर्ल बन जाएगा। कभी कभी किसी किसी फेज में ऐसे हो जाता है कि ये जो कोशिकाएं हैं ये यहाँ से 3 कोशिकाएं चली जाती हैं। यहाँ से ये दोनों आ गए और यहाँ से एक आ गई, या कभी हो गया यहाँ से ये दोनों आ गई, यहाँ से एक आ गई। उसी समय में ट्रांसजेंडर की स्थिति पैदा होती है, ट्रांसजेंडर देखने को मिलता है। जब यहाँ से 2 कोशिकाएं और यहाँ से 1 कोशिका है, या फिर यहाँ से 2 कोशिका और यहाँ से 1 कोशिका आ जाए, तो उस समय में ट्रांसजेंडर की स्थिति पैदा होती है। अब आपको समझ में आ गया, 44 यहाँ से, 44 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, ये 2 और 44 यानी कि 46। अब एक चाइल्ड सेल बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इसे क्रॉसिंग ओवर की घटना कहते हैं। अब देखिए ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं ना, ये देखिए इसी घटना को क्रॉसिंग ओवर की घटना कहते हैं। इसका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। इसमें भी वही अवस्था चलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के। इसका प्रोफेज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में X क्रोमोसोम प्रभावित होता है। X क्रोमोसोम चाहे वो इधर से हो चाहे इधर से हो। अगर देखिए किसी फादर को अगर कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है और उससे बेटी उत्पन्न होती है, उससे X आता है, X क्रोमोसोम आता है, तो उस बेटी में कलर ब्लाइंडनेस देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। लेकिन अगर उससे Y कोशिका यहाँ चली आती है, क्या कहते हैं, जनन के टाइम में अगर यहाँ से Y कोशिका चली आती है जाइगोट बनते टाइम, तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस होने के चांस नहीं रहते हैं, ठीक है। इसमें केवल X कोशिका प्रभावित होती है। अब देखिए इन कोशिकाओं के प्रभावित होने से कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसको मैंने आपको बताया था, ठीक है। 1 मिनट।
अनुवांशिक विकार। तो मैंने आपको बताया था, इसको मैं जब सेल डिवीज़न पढ़ाऊँगी तो उसमें अच्छे से समझाऊँगी। अब देखिए, इसमें जो यही कोशिका विभाजन मैंने आपको बताया, इन्हीं एक्स और एक्स वाई के प्रभावित होने से, इन्हीं गुणसूत्रों के प्रभावित होने से ये बीमारियाँ होती हैं, जिसमें से आप देखिए सबसे पहले आपको दिया है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, या मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। अब ये 47 कैसे होगी? मैंने आपको बताया अभी कि अगर यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 23 और 23 और 23। ये भी कैसे होगी? 22 प्लस 1 और 22 प्लस 1 के पार्ट में। ऐसे यही तो बताया मैंने आपको, ऐसे तो होगी। ये 22 यहाँ से आएंगे तो 44 हो जाएगा, और यहाँ से ये और ये x और xy अगर दोनों यहाँ से 2 चलाया और यहाँ से 1 चलाया, या यहाँ से 2 चलाया और यहाँ से 1 चलाया, तो यही आपका कहलाता है पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है, और इसमें 13वां गुणसूत्र जिम्मेदार होता है पटाउ सिंड्रोम के लिए। ठीक है, फिर आपका दिया है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम ये 18वें गुणसूत्र इसमें जिम्मेदार होता है। ये क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। पहले देखिए सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम है क्या? सिंड्रोम एक बीमारी है, इसमें क्रोमोसोम में जब अनियमितता देखने को मिलती है, क्रोमोसोम सामान्य नहीं रहता है, तो इसी को सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इसी कारण शरीर असामान्य लक्षण उभर आते हैं। असामान्य लक्षण क्या? जैसे पटाउ सिंड्रोम, इसमें 47वां गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। इसके लिए इसमें क्या होता है? पटाउ सिंड्रोम होने के बाद क्या होता है? बालक मंदबुद्धि हो जाता है, या फिर उसके ऊपर के ओंठ कट जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी का ये अपर लिप जो होता है, अपर लिप यहाँ से कट का निशान होता है, ये पटाउ सिंड्रोम का ही लक्षण है। और पटाउ सिंड्रोम में ऊपर के ओंठ कट जाते हैं, या फिर बालक मंदबुद्धि हो जाता है। फिर आपका आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी 47 हो जाती है। पटाउ सिंड्रोम में भी 47 और इसमें भी 47, या मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? बेडोल हो जाता है। जीभ तथा ओठ मोटा हो जाता है। मनुष्य मंद बुद्धि हो जाता है। इससे व्यक्ति मंगोलाइड कहलाते हैं। जो इससे प्रभावित होते हैं, डाउन सिंड्रोम से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, वो मंगोलाइड कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है, शरीर बेडोल हो जाता है, यानी बेढंगा लगने लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, बेढंगा हो जाता है। जीभ और उसके होंठ जो होते हैं वो बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, और उसका दिमाग भी मंद बुद्धि हो जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में। वहीं पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? तो ऊपर के होंठ कट जाते हैं, या फिर व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है? तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में भी संख्या गुणसूत्र की 47 हो जाती है। और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये केवल पुरुषों में ही देखने को मिलता है। पुरुष में जो नापुंसकता होती है, तो जन्म न होने की जो क्षमता होती है, नापुंसकता, उसके लिए ये क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जिम्मेदार होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि पुरुष की नापुंसकता के लिए कौन सा सिंड्रोम जिम्मेदार है? तो ये क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुष की नापुंसकता के लिए जिम्मेदार है। फिर आपका आता है जैकोब सिंड्रोम। जैकोब सिंड्रोम क्या है? तो जैकोब सिंड्रोम ये पुरुष जीन के अतिरिक्त वाई गुणसूत्र के कारण होता है। ठीक है, फिर आता है कलर्ड ब्लाइंडनेस। कलर्ड ब्लाइंडनेस, तो कलर्ड ब्लाइंडनेस वही मैंने आपको बताया, इसमें एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। ये 23वें गुणसूत्र में पाया जाता है। अगर वाई क्रोमोसोम बच्चे में जा रहा है तो उससे उसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। बाकी अगर एक्स क्रोमोसोम मेल सेल से जा रहा है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस होने की क्षमता होती है। अगर माँ को कलर ब्लाइंडनेस है तो स्वाभाविक रूप से बच्चे में कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है 100%, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम को ही प्रभावित करता है, और मात्र सेल में एक्स क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। जितने भी जीव हैं वो सभी कोशिका सिद्धांत का पालन करते हैं, लेकिन विषाणु जो जीव है ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी सेल मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, इससे रिलेटेड स्मरणीय तत्व, यानी कि जिसे आप एक लाइन में याद कर सकते हैं, और 1 लाइनर पढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं आपको इससे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।